Good morning, dear students. Now, in first video, we discuss about contraceptive methods like natural contraceptive methods and barrier contraceptive methods. After then, we discuss oral pills. In the oral pills, there are progesterone or estrogen progesterone combination used by a female in the form of tablet. तो जो ऑरल पिल्स हैं वो टैबलेट के फॉर्म में एक फीमेल के द्वारा ली जाएंगी और उन टैबलेट के अंदर या तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होगा। और ऐसी ही एक ऑरल पिल CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने बनाई है और उस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑरल पिल का नाम है सहेली। ठीक है, CDRI लखनऊ ने एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑरल पिल बनाई है सहेली के नाम से। और जो सहेली है या जो ऑरल पिल्स हैं जो ओवुलेशन को रोक देती हैं या फिर ओवुलेशन को नहीं रोकती हैं तो ये इम्प्लांटेशन को भी रोक सकती हैं। तो ये दो जगह काम कर रही हैं ऑरल पिल, या तो ओवुलेशन को इनहिबिट कर रही हैं या इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर रही हैं। या फिर स्पर्म की एंट्री को ही रोक दे रही हैं या स्पर्म सर्विक्स के अंदर ही एंटर नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं इनका कॉम्बिनेशन या इन टैबलेट को या ऑरल पिल को लेने का जो टाइम होता है वो 72 आवर होता है। जैसे ही आपने कोइटस किया या सेक्सुअल इंटरेक्शन बनाया, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया, उसके 72 आवर के अंदर ही आपको ये ऑरल पिल लेनी पड़ेगी, तभी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मेथड्स की। तो सर्जिकल मेथड जो होता है, मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेराइल कर दिया। इट इज़ यूज एज ए टर्मिनल मेथड of contraceptions in male and female to prevent any more pregnancy. This method is also called sterilization period। और इसमें जो terminal methods of contraceptions in male and female to prevent any more pregnancy। बेटे जो सर्जिकल मेथड है वो मेल के अंदर भी अप्लाई हो सकता है और फीमेल के अंदर भी अप्लाई हो सकता है। तो जो मेल के अंदर सर्जिकल मेथड्स होता है उसको हम बासेक्टोमी बोलेंगे और जो फीमेल के अंदर सर्जिकल मेथड होता है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। आगे हम डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से बासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी को समझने की कोशिश करते हैं। बासेक्टोमी जैसा कि मैंने आपको बताया, बासेक्टोमी मेल के अंदर होती है। आपको पता है टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ये स्पर्म्स यहाँ से बास डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसिकल में जाते हैं और ये सेमिनल वेसिकल से पेनिस के थ्रू वेजिना में रिलीज होते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैकुलेशन। अब आप लोग देख रहे हो इस बास डिफरेंस को यहाँ से कट कर दिया है, यहाँ से कट कर दिया, दोनों साइड के बास डिफरेंस को कट किया है और उन्हें टैग कर दिया है। अब होगा क्या, जो स्पर्म यहाँ पे बनेंगे वो सेमिनल वेसिकल तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि उनका रास्ता इंटरप्ट कर दिया है, रोक दिया है, बास डिफरेंस को कट कर दिया है। तो मेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड होता है वो बासेक्टोमी हो गया। अब फीमेल के अंदर आप लोग देखिए, फीमेल के अंदर यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवेरी के अंदर। अब ओवेरी से ओवम फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वेजिना से यूट्रस से होते हुए स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक आते हैं। बट यहाँ पर आप लोग देखें वो फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया है, कट करके फैलोपियन ट्यूब को टैग कर दिया है, टाई कर दिया है। अब होगा क्या, यहाँ तक तो स्पर्म पहुँचेंगे बट यहाँ से स्पर्म को आगे जाने का रास्ता ब्लॉक है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया है। और इस प्रोसेस में
स्पर्म यहीं पे रुक जाएंगे और जो फर्टिलाइजेशन इस पॉइंट पे होना था वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो न्यू बेबी बॉर्न नहीं करेगा। एक बार आप देखिए, वासेक्टोमी इज ए सर्जिकल मेथड इन मेल, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस रिमूव, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस is remove, tubectomy surgical methods in female in which a small part of fallopian tube is removed surgically। अब बेटे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जान लें कि जो सर्जिकल मेथड हैं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स should be taken under the consultation of the doctor। They have ill effect like nausea, abdominal pain। तो इसकी वजह से nausea भी हो सकता है और abdominal pain भी हो सकता है। एक और साइड इफ़ेक्ट इसका होता है, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांस भी बढ़ जाते हैं। इंक्रीज द चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें ब्लीडिंग भी होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और इवन ब्रेस्ट कैंसर के चांस भी इसमें बढ़ जाते हैं। अब आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बाय चांस हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ में लिए हैं और बाय मिस्टेक फिर भी अगर प्रेगनेंसी होती है तो उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए या उस प्रेगनेंसी से बेबी ना पैदा करने के लिए वॉलंटरी हम प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करवाते हैं और इसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फुल टर्म इज़ कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इसे इंड्यूस अबॉर्शन भी बोलते हैं। इट इज़ play important role in decreasing the population by aborting unwanted pregnancy। और इंडिया के अंदर 1971 से MTP को लीगलाइज्ड माना जाता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। MTP का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए इनडिस्क्रिमिनेशन में एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड्स में। दैट मीन्स इसका कुछ इलीगल रूप से जो फीमेल फेटिसाइड्स है उसके लिए या फिर किसी भी टाइप का इनडिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए। और जो MTP है उसका कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। MTP इज़ यूज टू गेट राइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड intercourse or failure of contraceptive used during coitus और rape। अगर बाई चांस कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स की वजह से या किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल होने की वजह से या फिर रेप की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए MTP काम में ले सकते हैं। सेकेंड, व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन could be harmful fetal or could be harmful or even fetal to mother और fetus। अगर बाई चांस वो प्रेगनेंसी जिसमें या तो मदर को खतरा हो या किसी भी टाइप का फीटस को अगर कोई हार्मफुल फेटल इफ़ेक्ट हो, खतरा हो, तो उस कंडीशन में भी हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूज़ कर सकते हैं। और जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है
वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट मीन्स 12 वीक तक ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसीलिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो पहले 12 वीक के अंदर ही करवाना है। अगर आप और आगे 13, 14 या 25 या फिर आगे प्रेगनेंसी वीक में आप अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा। अब आगे हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। तो जो डिजीज़ या इन्फेक्शन सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं उन्हें कलेक्टिव फॉर्म में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या वेनेड्रल डिजीज़ बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या आरडीआई भी बोल सकते हैं। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनको वेनेड्रल डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या सेक्सुअल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होते हैं। कुछ कॉमन एसटीडीज़ के एग्जांपल गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमाइडेसिस, जेनिटल वार्ट, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं। अब इनमें भी आप लोग देखिए बेटे, इनमें भी जो हेपेटाइटिस बी है और HIV है इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सनस। तो ये ऐसे नहीं है कि जो सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलती हैं। इनमें हेपेटाइटिस बी और जो एड्स होती है या HIV होता है वो इन्फेक्टेड नीडल से भी फैल सकता है, और कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्फेक्टेड पर्सन में भी काम में लिए गए हैं उनसे भी एक हेल्दी पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं HIV और हेपेटाइटिस बी, ये कुछ और दूसरे तरीके से भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। एक्सेप्ट जेनिटल हर्पीज, HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर completely incurable disease, but whenever they detect earlier they can treat properly. Timely detection and proper treatment of STDs are very important, otherwise it could lead to complication later, which include पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़, PDI हो सकती है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अगर बाई चांस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनका बहुत जल्दी से या अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता है तो वो आगे और भयंकर हो सकती हैं और डेंजरस हो सकती हैं। उनकी वजह से जो पेल्विक ट्रैक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, बर्थ स्टिल बर्थ हो जाता है, मतलब जन्म से पहले अबॉर्शन टाइप का बर्थ हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी अगर यूट्रस के बाहर कहीं दूसरी जगह इम्प्लांटेशन होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है या एब्डोमेन के अंदर भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो इस टाइप का जो इम्प्लांटेशन है उसको बोलेंगे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बेटे देखिए, जो infection of STDs can be prevented by avoid sex with unknown person or multiple partner, always use condom during coitus, go to a qualified doctor in case of doubt for early decision and get complete treatment if diagnosed। आगे हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, इनफर्टिलिटी। बाई चांस अगर किसी को बेबी बॉर्न नहीं कर रहा, द कपल विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चाइल्ड इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी के कई रीज़न हो सकते हैं, देयर इज सो मैनी रीज़न, फिजिकल, कॉन्जेंटियल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है।
अब जो कपल इनफर्टाइल है, उस इनफर्टाइल कपल को कैसे असिस्ट करेंगे कि उनको बच्चे हो जाएं। इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स काम में ली जाती हैं जिन्हें बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, विच इंक्लूड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद में जो एम्ब्रियो बना है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी और टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम, और इससे जो बेबी बॉर्न करते हैं उनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब बेटे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ कि वर्ल्ड में और इंडिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, उसका नाम आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे यूट्यूब पर। और इस टाइप का जो बेबी बना है उसे अब इसमें क्या करते हैं, ओवम डोनर मदर या फीमेल से लेंगे और स्पर्म हस्बैंड या डोनर मेल से कलेक्ट करेंगे और उनमें फर्टिलाइजेशन इंड्यूस करवाएंगे लेबोरेटरी के अंदर अच्छी कंडीशंस में। जो फर्टिलाइज जाइगोट जो बनेगा, अगर उस जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे जिफ्ट बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और जाइगोट को अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है तो उसे 8 सेल स्टेज तक ट्रांसफ़र कर देना है। और अगर उस एम्ब्रियो को, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर्स में हम अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसे हम यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे और उस मेथड को बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जाइगोट implanted into the uterus to complete the further development। उसके बाद या तो हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करें या हम जिफ्ट करें या IUT करें। आफ्टर जिफ्ट और IUT जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा और जाइगोट का जब इम्प्लांटेशन होगा उसके बाद में उसका डेवलपमेंट होगा। अब बेटे इसमें ना एक और मेथड है यहाँ पे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें सीधा एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू लेबोरेटरी के अंदर एम्ब्रियो बनाया जाता है और स्पर्म को सीधा एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और स्पर्म जब एग के अंदर इंजेक्ट होगा तो उससे स्पर्म जब एग के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट होगा तो उससे जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को हम, उस जाइगोट से जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा उसको हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस केस में मेल पार्टनर के अंदर हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता। अब जब मेल पार्टनर के अंदर हेल्दी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इस टेक्निक में जो डोनर होता है उससे स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं और स्पर्म को कलेक्ट करके यूट्रस के अंदर उसका इंसेमिनेशन किया जाता है। जो फीमेल है उसके यूट्रस के अंदर उस स्पर्म को कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से रिलीज़ किया जाएगा, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे। और उसके बाद में उस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से फीमेल प्रेग्नेंट होगी और जिससे उसको बेबी बॉर्न करेगा। यही था हमारा टॉपिक। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच।